नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे वरिष्ठ नेता जो है शरद पवार, पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो उनके हमेशा कोशिश भी रहती है कि सत्ता में कोई भी पार्टी हो या अपोजिशन में कोई भी पार्टी हो, राजनीति अपने ही नाम के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। राजनीति में बार बार शरद पवार का जिक्र आना चाहिए, ये पवार साहब की कोशिश रहती है। हाँ, अच्छा, आप निंदा कीजिए, स्तुति कीजिए, सराहना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पवार साहब पर बोलना ज़रूरी होता है। ये इनकी मानो एक आदत सी लत लग गई है। तो इसलिए बार बार पवार साहब ऐसे कुछ बयान देंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि खबरों में बने रहते। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, उस पार्टी की 2 साल के बाद बड़ी रैली हो गई और उसमें भाषण करते हुए राज ठाकरे ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। उसमें से एक मुद्दा था, वो शरद पवार के संबंध में था, लेकिन उस पर भी पवार साहब ने जानबूझकर इस ढंग से बवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीति मनसे की हो फिर भी वो पवार साहब के इर्द गिर्द घूमती रहे। राज ठाकरे ने बहुत सारे मामले उठाए, जिसमें हिंदुत्व का मामला है, मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं उसका मामला है, या बहुत सारी बातें। महाराष्ट्र में जो आघाड़ी सरकार बनी है उसके खिलाफ भी राज ठाकरे बोले। लेकिन चर्चा अगर किसकी हो रही है तो शरद पवार पर जो क्रिटिसिज्म राज ठाकरे ने किया उस पर ही चर्चा हो रही है। और मज़े की बात यह है कि खुद शरद पवार बोलते कि राज ठाकरे जो टीका करते हैं, जो बोलते हैं, वो सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, ये खुद पवार साहब बोलते। लेकिन फिर भी उस पर गंभीरता से चर्चा होती है, क्योंकि वो गंभीरता से चर्चा हो, ये खुद पवार साहब की कोशिश होती है। और आप देखिए, जब पवार साहब ने खुद बोल दिया कि हाँ, वो तो उनको कोई पूछता नहीं है, उनको वोटर मतदाता पूछता नहीं, ये सब बातें पवार साहब ने की। लेकिन खुद पवार साहब ने 2 बार राज ठाकरे के जब सवालों का जवाब देने के लिए या उन पर पलटवार करने के लिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा। इसका कारण भी हमें समझना ज़रूरी है, बिल्कुल समझना ज़रूरी है। एक तो बात यह है कि बताया ऐसे गया कि भाई राज ठाकरे का जवाब पवार साहब देने वाले हैं। लेकिन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार साहब ने जिस ढंग से अलग ही लोगों को साथ में लेकर, जो हमेशा उनके साथ रहते, वैसे लोग उनके साथ नहीं थे। पहली बार राज ठाकरे के भाषण के बाद दिल्ली में जाकर पवार साहब प्रधानमंत्री से मिले और उनसे मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी, पत्रकार परिषद उन्होंने बुलाई थी, उसमें लक्षद्वीप के एमपी को साथ लेकर बैठ गए और लक्षद्वीप के एमपी ने उसका जो कुछ कहना था वो 5-10 मिनट में बोल दिया। उसके बाद पवार साहब शुरू हो गए और लक्षद्वीप पर कुछ भी नहीं बोले तो संजय राउत पर बोले और राज ठाकरे के भाषण पर उन्होंने खुलासा किया। दूसरी बार जब पवार साहब ने राज ठाकरे को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार परिषद की, तो उन्होंने साथ में मजीद मेमन को बिठाया था। इसके पहले आपने कभी भी किसी भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बड़ी मीटिंग हो, उसमें इनके बाजू में वो लक्षद्वीप के कोई एमपी है या मजीद मेमन बैठे, ऐसे आपने देखा नहीं होगा। लेकिन ये 2 पत्रकार परिषद ऐसी है कि जिसमें इन्होंने
बिल्कुल अलग चेहरे सामने पेश किए और जो बातें उन दोनों ने कही उसका जिक्र तक पवार साहब के किसी जवाब में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। वो सिर्फ राज ठाकरे के जो सवाल थे या आरोप थे उनको उत्तर देते हुए, जवाब देते हुए हमें दिखाई देते। और इसलिए पवार साहब इतने डरे या सहमे क्यों है, इस पर चर्चा ज़रूरी है। ये तो वैसे तो बोलते हैं कि ये तो क्या मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी तो कब की ख़त्म हो चुकी है, इसको अब कोई पूछता नहीं है। और महाविकास आघाड़ी के बाकी पार्टी वाले नेता भी यही बात करते हैं। लेकिन एक बात हमें समझना ज़रूरी है कि लगातार दोनों मीटिंग के बाद इमीडिएटली पवार साहब ने राज को जवाब देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इसका कारण हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि पवार साहब जितने पुराने चावल है, पुराने राजनेता है, वो जानते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली राजनीति में राज ठाकरे एक बड़ा बवाल खड़ा करने वाले हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ऐसे संकेत मिल रहे कि राज ठाकरे एक बड़ा कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वही कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। और अगर होने वाला है तो उनको अभी से रोकना ज़रूरी है। ये सबसे अगर अच्छी तरह से किसी ने पहचाना है तो वो शरद पवार ने पहचाना है। इसलिए एक जगह वो बोलते हैं कि भाई राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो खुद सीरियसली राज ठाकरे को ले रहे। उनके हर सवाल या आरोप का बारीकी से जवाब दे रहे। आपको याद होगा राज ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार ने अलग से जो 99 में पार्टी बनाई, 1999 में एनसीपी बनाई, उसके बाद महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति शुरू हो गई। जाति जाति में झगड़े लगाने की कोशिश पवार साहब की पार्टी ने शुरू की। और पवार साहब की पार्टी शुरू होने के बाद महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति शुरू हो गई। ये राज ठाकरे का आरोप था। और उसको जवाब देते वक्त पवार साहब ने पूरे नाम गिनाए। एनसीपी के महाराष्ट्र विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष कौन कौन थे, उनकी जातियाँ क्या थी। भुजबल थे, मधुकर पिचड़ थे, फिर ये थे, फिर वो थे। ये सब नाम गिनाए, उनकी जातियाँ भी बताई, क्योंकि पवार जानते हैं कि जो बात राज ठाकरे ने उठाई है वो इसके पहले किसी ने भी नहीं उठाई है। अब एनसीपी पार्टी बनी, उसको अभी मेरा ख्याल से 22-23 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने पवार पर सीधे सीधे या पवार साहब की पार्टी पर सीधे सीधे जातिगत राजनीति का या जाति जाति में झगड़ा लगाने का आरोप कभी नहीं लगाया था। लेकिन राज ठाकरे ने सीधे सीधे वो आरोप लगा दिया है। और अगर आपको याद होगा या आपको महाराष्ट्र की राजनीति मालूम होगी तो इस ढंग से पवार साहब पर डायरेक्टली सीधा सीधा हमला बाला साहब ठाकरे करते थे। वो राजनीति में पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर पवार को दोस्त मानते थे, लेकिन पवार साहब की राजनीति पर बाला साहब ठाकरे बारीकी से और बिल्कुल जगह जहां लक्ष्य है वही हमला करते थे। और राज ठाकरे ने बिल्कुल उसी ढंग से पवार साहब की राजनीति और पार्टी और पर्सनली हमला किया है। तो शरद पवार बिल्कुल जानते हैं कि राज ठाकरे क्या करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ये पवार साहब ने जाना है। और इसलिए मुझे लगता है कि पवार साहब राज ठाकरे की री एंट्री से, पुनरागमन से बहुत डरे हैं, बहुत डरे हैं। क्योंकि एक बात तो सीधी है, आपको मालूम है कि ओबीसी आरक्षण था वो पछड़े में पड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण इन्होंने सरकार बनाई और कोर्ट से उसको नकारा गया है।
फडणवीस पर ब्राह्मण ब्राह्मण करके आरोप करते थे, लेकिन फडणवीस के ज़माने में जो आरक्षण तय हुआ था वो कम से कम हाईकोर्ट में पास हो गया था और ढंग से पेश किया जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी वो टिक जाता था। लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने ना ओबीसी का आरक्षण ना मराठा आरक्षण, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो आरक्षण कोर्ट में जाकर टिक जाए। और इसलिए जब राज ठाकरे सीधा सीधा आरोप पवार साहब पर व्यक्तिगत और उनकी पार्टी पर लगा रहे तो उसमें कितना बड़ा डैमेज होने वाला है ये पवार साहब बिल्कुल जानते हैं। 6 दशकों से जो इंसान महाराष्ट्र की राजनीति में टिका हुआ है वो इतना तो बुद्धू नहीं है, उसको समझ में आता है कि राज ठाकरे क्या करना चाहते। इन्होंने शिवसेना को बीजेपी से तोड़ा और अपने साथ ले लिया तो शिवसेना का जो स्पेस खाली हुआ हिंदुत्व का, वो स्पेस कब्जा करने की, ग्रैब करने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं। और अगर इसी ढंग से राज ठाकरे आगे चले जाते हैं तो बीजेपी को जो हिंदुत्व का एग्रेसिव साथी चाहिए वो मिल जाता है, ये भी पवार साहब बिल्कुल जानते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इनकी समस्या हमें समझ लेनी चाहिए कि डायरेक्टली पवार साहब राज ठाकरे से भिड़ना भी नहीं चाहते। उनको मालूम है अगर सीधे सीधे वो राज ठाकरे पर, उनकी पार्टी पर पॉलिटिकली हमला शुरू कर दे, जिस ढंग से शरद पवार बीजेपी की निंदा करते या पुराने ज़माने में एक 20 साल पहले हम देखे जिस ढंग से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पर पवार साहब हमला करते थे, उस ढंग से आज राज ठाकरे पर पवार हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो इनकी समस्या है। अगर पवार हमला भी करते हैं तो राज ठाकरे बड़ा बन जाता है, वो सेंट्रल फोकस में आ जाता है, जहां मीडिया की नज़र रहेगी और इग्नोर करे, गंभीरता से न ले, दुर्लक्ष्य करे, इग्नोर करे तो क्या होगा? तो पवार की चुप्पी नज़र में आती है और पवार जवाब देने से डरते हैं, इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। एक बात तो साफ है, जिस ढंग से बाला साहब ठाकरे की भाषण सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते थे, बड़ा जमावड़ा होता था, राज ठाकरे भी वही ट्रिक आजमा रहे, वो बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे और जब उनकी सभा होती है तो उसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट रहता है कि पूरा का पूरा मुंबई का और मराठी मीडिया जो है उसको राज ठाकरे को ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, लाइव ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। राज ठाकरे की मीटिंग है तो कैसी होगी, क्या होगी, उसमें कौन आया, कौन नहीं आया है, कौन आने वाला है, कौन अभी बोल रहा है, कौन उनका विरोध कर रहा है, ये बातें खबरें बन जाती है। इसलिए राज ठाकरे बोलते हैं वो सबसे बड़ी खबर होती है, तो इसको इग्नोर करो तो लोग बोलेंगे पवार राज ठाकरे से डर गए, इनकी हिम्मत नहीं है राज ठाकरे को जवाब देने की, इनकी हिम्मत तक नहीं है राज ठाकरे का सामना करने की, इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। और जवाब दो तो पलटकर राज ठाकरे उनको करारा जवाब देने वाले हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से खुद एक व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट थे, तो राज ठाकरे भी इतने जाने माने नहीं हो गए, लेकिन बेसिकली राज ठाकरे भी कार्टूनिस्ट है। सामने वाला जो कुछ बोले, सामने वाली जो घटने वाली घटना है, उसमें कौन सा व्यंग्य है वो बिल्कुल बारीकी से ताड़ना राज ठाकरे के लिए आसान है, जितना शरद पवार के लिए आसान नहीं है। क्योंकि पवार साहब कार्टूनिस्ट नहीं है, वो पॉलिटिक्स में माहिर हो गए, लेकिन व्यंग करने में वो माहिर नहीं है, जितने कि उनसे कम उम्र के होकर भी राज ठाकरे व्यंग ढूंढने में माहिर है। राज ठाकरे बहुत सारे लीडर्स की नकल भी उतारते हैं, मिमिक्री करते हैं।
तो इसलिए राज ठाकरे को इग्नोर करना, हमारे मराठी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, धरलं तर चावतं सोडलं तर पळतं, यानी एक ऐसा जानवर है जिसको पकड़ो तो वो काटेगा और छोड़ोगे तो भाग जाएगा। तो राज ठाकरे की पॉलिटिक्स जिस ढंग से चल रही है उससे पवार डरे सहमे कि ना इसको पकड़ सकते हैं ना इसको इग्नोर कर सकते, छोड़ सकते, इसलिए उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। और जितना वो बोलेंगे उतना उनको मालूम है फिर भी उनको करना पड़ेगा, तो उसमें राज ठाकरे फोकस में आ जाते। और जितने फोकस में आएंगे, अगर सही इशू लेकर आते हैं, जन भावना संवेदनशील है ऐसे इशू उठाकर अगर राज ठाकरे सामने आते हैं तो साफ बात है उस पर चर्चा होगी, होती रहेगी, उसकी प्रतिक्रिया आएगी, बरसात होगी। तो इसीलिए पवार साहब के लिए राज ठाकरे ये बड़ी दुविधा बन गई है। अब एक बात और हमें समझनी चाहिए कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले 2018-19 में इसी राज ठाकरे का अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया था। लावरे तो वीडियो, ऐसे 10-12 मीटिंगें बड़ी बड़ी राज ठाकरे ने लोकसभा के समय की थी कि बीजेपी भी डर गई थी। शिवसेना बीजेपी साथ में अलायंस में थे, फिर भी राज ठाकरे का वो ने जो माहौल बनाया था उससे बीजेपी उस समय डर गई थी। ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसका जनमानस पर परिणाम नहीं हुआ, लेकिन जिस ढंग से राज ठाकरे को उस वक्त कवरेज मिल रहा था उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश पवार साहब ने की थी। लेकिन यही पवार साहब की जो राजनीति है वो आड़े आती है। पवार साहब की आदत है 50-60 साल राजनीति करते करते पवार साहब की एक आदत बन गई है कि वो किसी ना किसी का इस्तेमाल करते और उसको फिर छोड़ देते। तो ये बात है कि राज ठाकरे को भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, तो वो राज ठाकरे का भी दुखड़ा है, उनको भी उसका बदला तो लेना है कि मेरा इस्तेमाल किया और आज बोलते हो कि मुझे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो राज ठाकरे भी बदले की भावना से ही पवार के खिलाफ उतरे हैं मैदान में। और रोज रोज बोलते हैं ना कि बदले की राजनीति, सेंट्रल गवर्नमेंट की बदले की राजनीति, मोदी सरकार की बदले की राजनीति, बीजेपी की बदले की राजनीति, ये जितने आसानी से बोलते हैं उतनी आसानी से राज ठाकरे पर आरोप नहीं लगा सकते कि ये बदले की भावना से कर रहे हैं। बिल्कुल राज ठाकरे बदले की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद इन्होंने ही राज ठाकरे को आगे किया था और ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग के पास भेजा था, आपको याद होगा। और जब उसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके लीडर थे राज ठाकरे, लेकिन उनके साथ कौन कौन बैठे थे? छगन भुजबल थे। पूरी की पूरी बीजेपी शिवसेना छोड़कर सब पार्टियां राज ठाकरे के साथ उस वक्त थी, और आज वही बोल रहे कि राज ठाकरे को कौन गंभीरता से लेता है। तो उस वक्त राज ठाकरे के साथ पवार की पार्टी लेकर कांग्रेस लेकर सब पार्टियां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों थी? आपने उसको गंभीरता से लिया था ना। तो राज ठाकरे को बिल्कुल मालूम है कि वो अगर सही मुद्दे उठाते हैं तो लोग, पॉलिटिकल पार्टियां और मतदाता राज ठाकरे को बिल्कुल सीरियसली लेंगे, और सबसे ज़्यादा खुद पवार उनको सीरियसली ले सकते हैं, और उसका ही राजनीति में सबसे बड़ा फायदा होगा। ये राज ठाकरे जानते हैं, इसलिए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उस मुद्दे से खुद पवार साहब इतने डरे हैं कि वो राज ठाकरे की हर मीटिंग, हर आरोप बिल्कुल सीरियसली ले रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।